हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। इस सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में और एसएससी सीजीएल में अ, किस तरह से एग्जाम होता है, क्या क्या पोस्ट होती हैं, क्या क्या लेवल्स होते हैं, है ना। और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना समय चाहिए, क्या आपका प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत शॉर्ट में हम इन सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे। एग्जाम की डिटेल हम डिस्कस करेंगे ताकि जो एक नया बच्चा है जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है उसको भी समझ में आ सके कि आखिर एसएससी सीजीएल है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल जो है इसमें ग्रुप बी की जो है पोस्ट होती है, ग्रुप ए की पोस्ट फुलफिल की जाती हैं। आप जानते हो यूपीएससी वगैरह के थ्रू, जैसे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये सारे जो यूपीएससी का एग्जाम है आप सब जानते हो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें लोगों को कई कई साल लग जाते हैं और कई कई साल स्पेंड करने के बाद भी एग्जाम जो है नहीं निकल पाता है बहुत बार, है ना। तो ये एक बहुत टफ डिसीजन होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें या नहीं करें, बिकॉज वहां पर बहुत सारी चीजें स्टेक पर होती हैं। आपके जीवन के 4 से 5 साल बर्बाद हो सकते हैं और हो सकता है कि उसके बाद आपको कुछ भी हाथ ना लगे। वहीं पर जब मैं एसएससी सीजीएल की बात करता हूं तो वहां पर ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो सबसे अच्छी चीज है कि ये सारी की सारी सेंट्रल जॉब होती है ना, सेंट्रल पोस्ट होती है। और प्लस इसका जो एग्जाम क्वालिफाई करना है वो यूपीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करने से काफी हद तक आसान है, काफी हद तक आसान है। आपको 4-4, 5-5 साल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 साल भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से तैयारी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 4-5 साल की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, आपकी मैथ्स भी बहुत अच्छी नहीं है, तो भी आज की डेट में करंट पैटर्न जो 2022 के बाद चेंजेस आए हैं उसके बाद आप 1-1.5 साल में बढ़िया तरीके से तैयारी करके एग्जाम निकाल सकते हैं, है ना, मेहनत करके। तो सबसे अच्छी चीज है यहाँ पर कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना भी चाहते हैं तो पहले आप सीजीएल एग्जाम देकर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं यूपीएससी नहीं कर सकता, मेरे पास उतना समय नहीं है या मेरे अंदर उतना वो नहीं है कि मैं पेशेंस रखूं 4-5 साल का और तैयारी करूं यूपीएससी की, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सीजीएल, है ना। चलिए आगे के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ये एसएससी जो है एक एग्जाम जो है कंडक्ट कराती है ना। एसएससी क्या है, एक संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अब ये 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक तो मैट्रिक लेवल, एक 10+2 लेवल, ग्रेजुएट लेवल। मैट्रिक लेवल मतलब अगर आप केवल 10th पास हैं तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सरकार आपको अपॉर्चुनिटी तब भी देती है अगर आप 12वीं पास हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सरकार अपॉर्चुनिटी देती ही देती है ना। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जीडी। 10+2 में आपके पास सीएचएसएल और स्टेनो की जो है अपॉर्चुनिटी रहती है। और अगर आप ग्रेजुएट में आते हैं तो एसएससी सीजीएल एंड सीपीओ का एग्जाम आप दे सकते हो, राइट। जहां पर हम सीपीओ की बात करें तो वहां पर आपके कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती हैं, है ना, कि क्योंकि ये जो है बीएसएफ वगैरह या दिल्ली पुलिस वगैरह इंस्पेक्टर की पोस्ट वगैरह इसमें होती हैं, तो वहां पर कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है। वहीं पर अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि एक कॉर्पोरेट जॉब टाइप है। इसमें मैक्सिमम जो पोस्ट हैं वो कॉर्पोरेट जॉब की तरह एक्ट करती हैं। जैसे कि आप अगर आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, है ना, आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हो, सैटरडे संडे आराम करते हो, बहुत सारी छुट्टियां आपको मिलती हैं, एक मजे की जिंदगी आप गुजारना चाहते हो, तो सीजीएल का एग्जाम निकाल के बहुत बढ़िया और रिलैक्स लाइफ आप जो है अपना जीवन जो है बिता सकते हो, राइट। बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं है। आपकी हाइट क्या है, क्या वेट है, मैटर नहीं करता, बस आपको एग्जाम निकालना है, वो भी रिटन एग्जाम, है ना। उसके अलावा आपको ना इंटरव्यू देना ना कुछ देना, उसकी भी हम बात करते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास। जो भी बच्चा सरकारी नौकरी और केंद्रीय सरकारी नौकरी चाहता है, सेंट्रल की सरकारी नौकरी चाहता है, तो वो सीजीएल की तैयारी जरूर करे। सो व्हाट इज सीजीएल? सीजीएल की जो फुल फॉर्म होती है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मतलब बहुत सारी पोस्ट के लिए इकलौता ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, है ना। तो एक सिंगल एग्जाम होता है बहुत सारी पोस्ट के लिए। बेनिफिट क्या है इसके? नो क्राइटेरिया ऑन परसेंटेज। आपके परसेंटेज क्या है ग्रेजुएशन वगैरह में वो मैटर नहीं करते, कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है, जो भी बंदा ग्रेजुएट है। पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी आप दे सकते हो, है ना। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को आप दे सकते हो। कॉमन सेंस वाली चीज है।
सेंट्रल जॉब है। दूसरी बात है ये कि सेंट्रल जॉब है। सेंट्रल जॉब के अपने फायदे होते हैं, समाज में एक अलग ही रुतबा होता है, ये आप जानते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे के भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप खुद समझ सकते हो कि सरकारी नौकरी के क्या क्या फायदे हैं। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग थोड़े शाय होते हैं, जिन लोगों को इंटरव्यू से घबराहट होती है कि मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे प्रेजेंट होऊंगा, है ना, बचपन से मैं ऐसी मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, इंटरव्यू वगैरह कैसे दूंगा, घबराते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2014 के बाद से इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। 2014 से पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में ये होता था कि कई बार शिकायतें आती थी कि सिफारिश वगैरह से लोगों ने जो है सिलेक्शन ले लिया, तो वो सरकार ने खत्म ही कर दिया। तो 2014 के बाद से इंटरव्यू जो 100 नंबर का होता था उसकी जगह डेस्क्रिप्टिव डाल दिया, है ना। तो 200 नंबर का प्री होता है, 400 नंबर का मेंस और डेस्क्रिप्टिव 100 नंबर का। ये पैटर्न चला है हमारा 2014 से 2021 तक, ठीक है। 200 का प्री, 400 का मेंस और 100 का डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव की जगह उससे पहले इंटरव्यू हुआ करता था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 2022 से जो है पैटर्न बदल गया, उसमें फिर डेस्क्रिप्टिव भी हटा दिया गया है ना। 2022 के बाद आपको केवल प्री और मेंस एग्जाम देने हैं, है ना। और उसमें भी काफी मतलब इंटरनली अगर प्री और मेंस की बात करूं तो उसमें भी काफी मेजर चेंजेस यहाँ पर आए हैं। एसएससी ने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये होता है कि हर बच्चे को, चाहे वो इंजीनियर हो, उसका मैथ्स बैकग्राउंड हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, हर बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकता है आराम से, राइट। तो वो क्या चेंजेस हैं, उसका क्या फायदा है, उसके भी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक यहाँ पर पोस्ट होती हैं, है ना। लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक ये आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस क्या है ना, और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट जो है असाइन की जाती है। तो लेवल 4 मतलब आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, प्रमोशन आपका होता जा रहा है, लेवल 8 तक आप जा सकते हो, है ना। और अगर आपके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप डायरेक्टली लेवल 7 लेवल 8 आपको मिल सकता है। लेवल 4 की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है पोस्टल असिस्टेंट। जैसे 2022 में 38,000 वैकेंसी अगर आई थी तो उसमें 20,000 पोस्ट तो पोस्टल असिस्टेंट की थी, है ना। इसका फायदा ये होता है कि हर गांव हर शहर में पोस्ट ऑफिस होता ही है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट होता ही है। आपको अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने ही शहर में आराम से नौकरी कर सकते हो, अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकते हो, है ना। तो ये पोस्टल असिस्टेंट। उसके अलावा यहाँ पर सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, यूडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, भाई ये सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे काम हैं, इतने सारी पोस्ट हैं, है ना। तो लेवल 4 में ये सारी चीजें आती हैं। टैक्स असिस्टेंट, तो जो असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है ना, असिस्टेंट लेवल की, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स असिस्टेंट, है ना, सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, तो ये सारी जो पोस्ट हैं, है ना, थोड़ी छोटी वाली पोस्ट है असिस्टेंट लेवल की, वो लेवल 4 में आ रही है। लेवल 5 में आपकी ये वाली पोस्ट आती है, ऑडिटर इन कैग, ऑडिटर इन सीजीडीए, ऑडिटर इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, है ना, अकाउंटेंट कंट्रोलर अकाउंटेंट, मतलब ये आप ये देख पा रहे हो कि सारी की सारी अकाउंट से रिलेटेड जो है पोस्ट है। फिर लेवल 6 पर हम गए तो असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, एसआई इन एनआईए, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जेएसओ, है ना। जेएसओ अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए अलग से एग्जाम होता है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन भी स्टैटिस्टिक्स में चाहिए होती है, और एग्जाम भी टीयर 2 में आपको एक अलग से एग्जाम इसके लिए देना पड़ता है। उसके बारे में अभी बात करेंगे जब टीयर 2 का पैटर्न देखेंगे। लेवल 7 की बात करें तो जितने भी पोस्ट आप देखते हो, है ना, यूट्यूब थंबनेल पर लगे देखते होगे ना कि मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने थंबनेल पर लिख रखा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, है ना। तो वो सारी जो पॉपुलर पोस्ट है वो लेवल 7 वाली होती है। लेवल 7 में सबसे ज्यादा पॉपुलर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी एएसओ इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, है ना, केंद्रीय सचिवालय में एएसओ। केंद्रीय सचिवालय मतलब मिनिस्ट्रीज, है ना, 40 मिनिस्ट्रीज हैं, है ना, उनके सचिवालय हैं, और उनमें आपको एएसओ की पोस्ट यहां से मिल जाती है लेवल 7 पर। एएसओ इन आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एएसओ, तो जो एएसओ वाली पोस्ट है वो सारी इसमें। उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, और ये सारी जितनी भी एक्साइज इंस्पेक्टर, जितनी भी आप पॉपुलर पोस्ट देखते हो ना यूट्यूब थंबनेल पर, आप मास्टर जी के नाम के आगे जो ब्रैकेट में लिखा देखते हो, वो सारी की सारी पॉपुलर पोस्ट लेवल 7 में होती है। तो इसके अपने अलग फायदे हैं, क्योंकि ये पॉपुलर है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद
अपनी खुद की मार्केटिंग भी करके और अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो और बहुत अच्छा अमाउंट आप इसके साथ कमा भी सकते हो, है ना। ये थोड़ा क्या कहूँ, इनडायरेक्ट एडवांटेज है। डायरेक्ट तो बहुत सारे एडवांटेज हैं सरकारी नौकरी के, उसके अलावा इनडायरेक्ट एडवांटेज भी होते हैं बहुत सारे, जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। तो ये सारी लेवल 7। लेवल 8 में जो है 2 ही पोस्ट होती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO, है ना, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो AAO वाली पोस्ट है वो लेवल 8 में होती है और दे आर गैजेटेड ऑफिसर। तो गैजेटेड ऑफिसर केवल लेवल 8 में होता है और केवल इसमें 2 ही पोस्ट हैं AAO की, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट होती हैं, बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस आपको पोस्ट असाइन की जाती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो है टीयर 1 और दूसरा है टीयर 2, यानी इसको बोलते हैं प्री एग्जाम और इसको बोलते हैं मेंस एग्जाम। इसके अलावा टीयर 3 कोई है ही नहीं यहाँ पर, है ना। टीयर 3 के नाम पे आप कह सकते हो कि टाइपिंग टेस्ट है, जो कि टीयर 2 के साथ ही होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एस्पिरेंट के दिमाग में होता है, जो नया नया बच्चा होता है उसके दिमाग में ये रहता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। तो मैं जनरलाइज कर दूं कि भाई 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए। तो ये बात सभी पर लागू नहीं होती, सभी बच्चों का लेवल अलग अलग होता है। किसी बच्चे ने 12th में बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स पढ़ी है और किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में मैथ्स सब्जेक्ट था, किसी के में बिल्कुल नहीं था, है ना। तो किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, किसी की रीडिंग बहुत अच्छी है, किसी को नॉवल बहुत अच्छा पढ़ना आता है। तो सबकी बच्चों की काबिलियत अलग अलग होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं एक बिगनर, जैसे मैं बात करूं कि कोई कोरा कागज है, बिल्कुल कोरा कागज का मतलब जिसपे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं आता उसको, अभी एप्टीट्यूड का ए भी नहीं पता, है ना, रीजनिंग कभी सुना ही नहीं, नाम किस चीज को बोलते हैं, है ना, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसा बच्चा अगर आज की डेट में तैयारी शुरू करे तो लगभग मैं मानकर चलता हूं कि 1.5 साल उसे अपना लगाना पड़ेगा, 1 से 1.5 साल रिगरस हार्ड वर्क के साथ वो एग्जाम निकाल सकता है ना। उससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर कोई किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिसने ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से की है, अच्छा खासा उसको मैथ्स आता है ना, लॉजिकल स्किल्स हैं थोड़ी, पहले भी कभी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उन्होंने सॉल्व किए हैं, तो ऐसा जो बच्चा है वो लगभग 6 से 8 महीने में एग्जाम आराम से निकाल सकता है। क्योंकि केवल मैथ्स ही नहीं पढ़ना होता, और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जीए भी है, इंग्लिश भी है ना, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कंप्यूटर का भी उसमें टेस्ट है। तो ये सब पढ़ने के बाद आप करीब 6-8 महीने तो आपको रिगरस हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आप एग्जाम निकाल सकते हो, राइट। तो एक फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर वो ढंग से मेहनत करता है तो 1 से 1.5 साल, और अगर किसी का बैकग्राउंड पहले से अच्छा है तो 6 से 8 महीने। तैयारी कब से शुरू करें? तो भैया तैयारी शुरू करने का कोई मुहूर्त तो होता नहीं है कि पंडित जी ने कहा है कि ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू करना। देखो, हर एक आदमी की मानसिकता अलग अलग होती है। सीजीएल में जाने वाले मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग की है और अपनी अच्छी खासी आईटी जॉब छोड़कर, है ना, बढ़िया एसी में बैठे थे, हवा खा रहे थे, प्रॉपर विदेश जाने के भी चांसेस थे, वो छोड़कर उन्होंने क्या किया, एग्जाम की तैयारी की और एग्जाम निकाला। विदेश जाने के चांसेस यहां पर भी होते हैं। इससे मुझे याद आया कि एक पोस्ट ऐसी भी होती है जहां पर आप विदेश में भी जा सकते हो, ASON ME, मिनिस्ट्री इन एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पर आपको 2 साल इंडिया में और 3 साल विदेश में काम करने का मौका मिलता है अगर आप चाहें तो, राइट। तो ये भी यहाँ पर एक पोस्ट है, यहाँ पर भी आप फॉरेन जाने के पूरे आपके पास मौका होता है। तो बात हम कर रहे थे तैयारी कब से शुरू करें, तो भाई ये तो जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे किसी बच्चे की नींद खुली तब जब वो आईटी में जॉब कर रहा था, उसे लगा कि यार यहाँ मजा नहीं आएगा, सोशल मेरी वैल्यू उतनी नहीं है, मैं किसी को बताता हूँ कि आईटी में जॉब कर रहा हूँ तो वो आदमी भाव नहीं देता, 2 कौड़ी का इस जॉब की औकात नहीं बची है, क्योंकि लाखों बच्चे आईटी में जॉब कर रहे हैं। तो उसे कुछ अलग पहचान बनानी होती है, उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अब मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तब वो तैयारी शुरू करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव के बच्चे होते हैं, जिनको पहले से ये चीज क्लियर होती है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी ही करनी है, तो वो 12वीं के बाद बीटेक वगैरह करते ही नहीं है, वो करते हैं BA BCom, है ना, BA करते हैं सपोज, जो कि काफी आसान है, जिनमें उन्हें ग्रेजुएशन में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो साथ के साथ अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखते हैं। तो उनका गोल एकदम क्लियर होता है और वो जल्दी एग्जाम निकाल लेते हैं। गांव का बैकग्राउंड होने के बावजूद भी, इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से ना आने के बावजूद भी, वो एग्जाम जल्दी इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि उनका गोल एकदम क्लियर है और वो समय पर तैयारी शुरू कर देते हैं।
जिनका गोल, जिनके सपने बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं और थोड़े अनरियलिस्टिक होते हैं कि भाई मैं तो 10th क्लास से सोच रहा हूँ कि मुझे यूपीएससी करना है, 12वीं तक आते आते जोश थोड़ा ठंडा हुआ और जैसे ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी वहां देखा कि इतनी सारी किताबें तो मुझे बीटेक में पढ़नी पड़ी हैं, तो यूपीएससी में मेरा क्या हाल होगा, वहां पर वो सपना खत्म हो गया और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूं। तो बहुत से लोग तब जागते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो भाई जब आप जागते हो तभी सवेरा होता है, जब भी। तो मेरा सुझाव तो ये, जो बच्चे अभी 10, 11, 12th में है ना, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो भैया अगर आपको सीजीएल का तैयारी करनी है तो बहुत कठिन स्ट्रीम आप नहीं लेंगे ग्रेजुएशन के लिए, आप इंजीनियरिंग वगैरह की तरफ मत जाना। अगर आपका गोल एकदम क्लियर है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, सीजीएल करना है या फिर आगे चल के यूपीएससी भी करना है, तो आप ग्रेजुएशन ऐसी रखो कि आपका जो दिमाग है वो वहां पर ना खपे। आप जो है तैयारी करो, साथ ही साथ ग्रेजुएशन ऐसा ले लो सिंपल वाला, बीए वगैरह कर लो और उसके साथ आप तैयारी करें सीजीएल की, है ना। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे टीयर 1 यानी प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम जो है पहले जो है स्कोरिंग था, मतलब उसका स्कोर काउंट होता था ओवरऑल में, लेकिन अब जो है 2022 से वो ओनली क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ निकालनी है, मेन एग्जाम में उसका स्कोर काउंट नहीं होगा, है ना। अब इसमें बच्चे कितने सेलेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर सपोज 40,000 के लगभग वैकेंसी है 2022 की, तो उसमें 10 गुना बच्चों को वो सेलेक्ट कर लेते हैं टीयर 1 में, 4 लाख बच्चों को। तो जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी कट ऑफ उतनी कम जाएगी। तो ऐसे केस में होता क्या है कि जैसे कि अगर ये 200 नंबर का पेपर है, तो अगर कट ऑफ कम है तो 100, 110 वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी कम है, ओवरऑल वैकेंसी अगर कम है, तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है। हो सकता है कि 110 लाने पर भी आपका सिलेक्शन ना हो। तो आपको टू बी ऑन अ सेफ साइड, ये 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें होता क्या है कि 25-25 क्वेश्चन इन सेक्शंस के होते हैं, 25 रीजनिंग के, 25 जीए के, 25 क्वांट के, क्वांट को मैथ्स भी कह सकते हैं, और 25 इंग्लिश के। हर एक सवाल 2-2 नंबर का होता है, तो हर एक सेक्शन 50-50 नंबर का होता है। टोटल 200 मार्क्स यहाँ पर हैं। तो टू बी ऑन अ सेफ साइड आपको 125 प्लस 130 प्लस टारगेट करके यहाँ पर चलना चाहिए। आपका टारगेट ऐसा रहना चाहिए कि आप वैकेंसीज पर डिपेंड ना हो कि भाई वैकेंसी ज्यादा है तो मैं कट ऑफ निकाल लूंगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाऊंगा, है ना। तो आप सेफ साइड वाला टारगेट रखो, कम से कम 125-130 आप इससे ऊपर ही टारगेट करके चलिए, है ना। जितना ज्यादा रखोगे उतना बेटर है, ठीक है। तो ये है क्वालिफाइंग एग्जाम टीयर 1, और इसके लिए आपको हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम नहीं मिलता, टोटल टाइम मिलता है 1 घंटा। और 1 घंटे में आपको कितने सवाल करने पड़ते हैं भाई, 100 सवाल करने पड़ते हैं। अब आप सोचो कि 60 मिनट में अगर 100 सवाल करने पड़ रहे हैं, तो सवाल तो बहुत ज्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन स्पीड बहुत अच्छी खासी आपको चाहिए होगी, राइट। तो स्पीड आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये जो है टीयर 1 एग्जाम है जो आपको निकालना पड़ता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब अगर 40,000 वैकेंसी है तो आप पहले 4 लाख बच्चों में आ गए, तो वो 4 लाख बच्चे मेंस में बैठेंगे, है ना। मेंस में क्या होता है, 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। जो मेन पेपर होता है वो पेपर 1 ही होता है, जो सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 2, पेपर 3 स्पेसिफिकली इन पोस्ट के लिए जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एंड एएओ। तो एएओ के लिए होता है पेपर 3 और जेएसओ के लिए पेपर 2 होता है। तो ये सबको नहीं देना, जो लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं केवल उन्हीं को ये पेपर देने हैं, बाकी सबको देना है पेपर 1, है ना। पेपर 1 सबको देना ही देना है। पेपर 1 जो टीयर 2 का होता है उसका पैटर्न क्या होता है आप ये देखो, मेनली 4 सब्जेक्ट वहां पर आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जी। तो ये पूरा पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, राइट। सेक्शन 1 और ये सारा एक ही दिन में हो जाएगा पूरा, है ना। मतलब पूरा आपका जो काम है इसमें जितना भी है वो सब एक ही दिन में निपट जाएगा। तो होगा क्या कि पहला 1 घंटा आपको मिलेगा क्वांट प्लस रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 1। क्वांट प्लस रीजनिंग के लिए 1 घंटा आपको मिला, क्वांट के 30 सवाल और रीजनिंग के 30 सवाल, ठीक है। मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के लिए 3, तो टोटल 90-90 नंबर के ये 2 सेक्शन हो गए, यानी 180 का आपका सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 में आता है आपका इंग्लिश और जीए, है ना। इंग्लिश और जीए में क्वांट और रीजनिंग से भी ज्यादा सवाल है ना। जीए में थोड़े कम है, लेकिन इंग्लिश की अगर बात करें तो 45 क्वेश्चन अंग्रेजी के हैं और आपके जीए के 25 क्वेश्चन है, टोटल 3-3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए। तो कुल मिलाकर 210 नंबर का ये सेक्शन है। पहले जो मेंस एग्जाम होता था 2022 से पहले, उसमें केवल मैथ्स और इंग्लिश आती थी, है ना। अब जो है रीजनिंग और जीए भी इंट्रोड्यूस किया गया है,
तो इससे उन बच्चों को फायदा पहुंचा है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता है। पहले क्या होता था कि इंजीनियर वगैरह जो लोग होते थे ना, जिन्होंने मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से कर रखी थी, पूरे इंजीनियरिंग में उन्होंने क्या पढ़ा है, मैथ्स ही तो पढ़ी है ना, और मैथ्स उनको अच्छी तरीके से आती है, तो उनके सिलेक्शन चांसेस ज्यादा हो जाते थे मेंस में। लेकिन अब एसएससी ने मैथ्स में मैथ्स का जो वेटेज है वो थोड़ा कम कर दिया, और उससे फायदा उन बच्चों को हो गया जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होती है। तो आप अगर जीए में अच्छा करते हो, आप इंग्लिश में अच्छा करते हो, आप रीजनिंग में अच्छा करते हो, है ना, मैथ्स में थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हो, तो भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं, है ना। तो वो बच्चे जो बिल्कुल मतलब प्रॉपर कोर मैथमेटिशियन नहीं होते थे और डरते थे एसएससी का एग्जाम देने से, वो भी अब आराम से एसएससी का पेपर दे सकते हैं टेंशन फ्री होकर। और इस बार की अगर मैं बात करूं तो 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसमें मेंस में मैथ्स इतनी आसान आई थी जो कि प्री से भी ज्यादा आसान थी, बिल्कुल इजी, बहुत आसान, है ना। तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है तो भी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इसकी, तो यहाँ पर 180 का ए सेक्शन, 210 का ए सेक्शन, तो ओवरऑल वेटेज है जो फाइनल मेरिट निकलती है वो 390 में से निकलती है, 180 प्लस 210 में से। उसके अलावा यहाँ पर 2 क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं। सेक्शन 2 के साथ आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जो कंप्यूटर के लिए होता है, ये भी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। कंप्यूटर की नॉलेज आपको बेसिक होनी चाहिए, 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर का ये होता है, और ये क्वालिफाइंग है नेचर में, मतलब इसके मार्क्स ओवरऑल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 20 में से आपको अगर जनरल कैंडिडेट हो तो 6 क्वेश्चन, ओबीसी में हो तो 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप वो नहीं कर पाए, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, टीयर 1 टीयर 2 कुछ नहीं मिलेगा आपको, मतलब कोई मार्क्स मिलेगा नहीं, जीरो हो जाएगी सारी मेहनत। तो इसको तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करना ही है, तो कंप्यूटर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ढंग से, है ना, कि आप 6 तो सवाल कर ही पाओ इसमें। उसके अलावा आपको इसके बाद ब्रेक मिलेगा 1 आध घंटे का। उसके बाद आपको सेक्शन 3 जो है करना पड़ेगा, जिसमें है टाइपिंग टेस्ट, है ना। तो एक बेसिक टाइपिंग स्किल भी आपके पास होनी चाहिए ना, आप लैपटॉप वगैरह पे काम करते हो, है ना, कहीं टाइपिंग स्पीड की वजह से आप इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज में काउंट ना हो जाओ, तो भैया काम तो इन्हें दिया है, इनको सब कुछ आता है, दिमाग भी बहुत तेज है, पर उंगलियां बिल्कुल ऐसे चल रही है सुस्त वाली, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वो टाइपिंग टेस्ट भी लेते हैं कि आप ऑफिस में एफिशिएंट एम्प्लॉय की तरह काम कर पाओ। तो इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2000 की डिप्रेशन होता है, 15 मिनट का समय आपको इसमें मिलता है, लगभग 30 वर्ड्स पर मिनट या 28 वर्ड्स पर मिनट आप स्पीड आपकी है, तो काम चल जाता है ना। तो ये टीयर 2 का पूरा पैटर्न है। इसके अलावा आपको कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ना कोई डिस्क्रिप्टिव है, कुछ नहीं है ना। तो कितना आसान है, मतलब प्रोसेस अगर मैं देखूं तो प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप ये 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो प्री एग्जाम के लिए, और मेंस एग्जाम के लिए भी वही सब्जेक्ट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए तो है, एक्स्ट्रा में बस एक कंप्यूटर है ना, एक्स्ट्रा में बस एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो अगर क्वांट और रीजनिंग की बात करेंगे तो मेंस के लिए आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे रीजनिंग में थोड़ी टफ आएगी प्री एग्जाम के कंपैरिजन में, और इंग्लिश और जीए की बात करेंगे तो इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जीए की बात करें तो करंट अफेयर आपको आना चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिक जीके की भी, है ना। तो ये आपको ढंग से पढ़नी पड़ेंगी, ये तो प्रॉपर बुक वगैरह खरीद के। तो ये था पूरा एसएससी सीजीएल का पैटर्न जो मैंने आपको बताया। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत ज्यादा यूजफुल है, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं और आपको कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है। अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी मैथ्स बाय सुमित वर्मा करके मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है ना। सुमित सर एकेडमी नाम से मेरा पहले से ही चैनल है, जिसमें बैंकिंग की क्लासेस लेता हूँ। एसएससी की स्पेशल क्लासेस के लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है। एसएससी मैथ्स अगर आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो अगर तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है, और तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।